तो अपन ने पिछली बार जो जो पढ़ा था उस बारे में आपका क्या क्या कहना है, उससे अपन शुरू करते हैं। आप बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, आपने जो बताया था कि हम चेतना को इससे नहीं आकलन कर सकते हैं कि बाहरी रूप से वो लोगों में कैसे दिखता है। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि अगर तेजस्वी यादव है जो हजारों लोगों की भीड़ जुटा सकता है, तो इससे कब इसका मतलब ये नहीं है हो गया कि वो उस चेतना को वो समझ पा रहा है। तो ये चेतना युक्त होने का पैमाना नहीं है। हम्म। तो सारा उदाहरण देते हुए आपने इस चीज को बताया था कि इससे हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति चेतना युक्त है। हम्म। तो ये वास्तव में ये चेतना है क्या, हम उसकी कैसे खोज करें। नहीं, वो और ठीक है। उसका अपन ने जिस तरीके से इस पूरे को बिल्ड किया था, जी उसके जी आप कुछ कुछ स्टेप्स बता सकते हैं कि एक तो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मेंटल बीइंग जो है उसको चेतना से कैसे अलग करें कि डेवलप्ड मेंटल बीइंग है या फिर कोई अनडेवलप्ड मेंटल बीइंग है, इमोशनल बीइंग है, फिजिकल बीइंग है। ये अलग अलग जो हैं, जी अपन ने जो चर्चा विकसित करी थी पूरे की, उसके विषय में या आपके इतने समय के अंदर इससे संबंधित क्या क्या विचार है या अनुभव है। जैसे कि कारण क्या है, अंदर से जब हम प्रेशर डालते हैं कि जी कोई भी चीज क्या होनी चाहिए, तो धीरे धीरे उससे संबंधित अपने कुछ विचार हैं या फिर माँ की कृपा से अपने जीवन की कुछ घटनाएं हैं या चीजें हैं, वो जी जुड़नी शुरू हो जाती है और हमको और गहरा अनुभव होना शुरू होता है। तो इस विषय में आपके, क्योंकि चेतना ऐसा नहीं है, अभी तो अपन परिभाषित करने की कोशिश एक ऐसी चीज को कर रहे हैं जिसको वास्तव में किसी न किसी स्तर के ऊपर हम जानते हैं, चाहे जितने भी थोड़े स्तर के ऊपर जानते हों। तो एटलीस्ट कम से कम हम अपने खुद के उपकरण और चेतना, इन दोनों को समझ जाएं। क्योंकि उपकरण तो हम जान रहे हैं, पर चेतना इनमें कौन सी चीज है जो इन उपकरणों को काम में लेती है, ये कुछ थोड़ा बहुत अपने को धीरे धीरे समझ में आने लगे, तो अपनी जो वर्किंग है अपने खुद की, वो भी अपने को समझ में आने लगेगी। तो ये इसमें क्या आपके रिफ्लेक्शंस हैं या आपको क्या समझ में आता है? हाँ, हेलो। जी। हाँ, ये जैसा कि मुझे ऐसे दिखता है कि जो हमारा मेंटल बीइंग है, जो मानसिक चेतना में जो हम रेगुलर रहते हैं, तो हमें जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक इस तरीके की स्पंदनों के बीच में, मानसिक स्पंदनों के बीच में ये हमेशा ये रहता है। तो जैसे थोड़ा बहुत जब मन शांत होने लगता है, नीरव होने लगता है, और जो हमारा जो कामनाओं का, इच्छाओं का जो बवंडर है, जो हमेशा हमको एक तरीके से उड़ाए ले चलती है, जब ये सब कुछ थोड़ा शांत होता है तो कुछ दूसरी चीजें भी दिखाई देनी शुरू होती है। तो हम उसको कैसे परिभाषित करें, कैसे उस शब्दों में बांधें, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमको चारों तरफ से बहुत सारी चीजें घेरी हुई हैं। तो जो ये जब हम कभी इस तरीके के शांत भाव में होते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे एक दिव्य टच आकर करके हमारे अंदर प्रवेश किया और हमको पूरी तरीके से अभिभूत कर दिया। फिर कभी लगता है कि कामनाओं का, इच्छाओं का ऐसा बवंडर हमको उड़ाए लिए जा रहा है। तो इस तरीके से हजारों तरह की चीजें हमें अनुभव में आती हैं।
और फिर कभी ऐसा लगता है कि हम भीतर गहराइयों में जब हम जाते हैं तो कुछ बहुत अच्छा गहरा मीठा मीठा सा अनुभव होने लगता है। तो मुझे यही लगता है कि शायद वही हमारी वास्तविक चेतना हो, जो हमारी सत्ता की गहराई के अंदर है, जो कभी कभी भाषित होती है, अनुभव में आती है। तो हमको यही दिखता है कि जैसे जैसे हम शांत होते हैं, मन हमारा शांत होता है, और जो थोड़ा सा बहुत हम जो इतनी बाहरी जो ऊपरी व्यक्तित्व है उसी को हम चेतना समझते हैं और उसी को हम अपना वास्तविक व्यक्तित्व समझते हैं, रियल में वो है नहीं। वास्तव में कुछ चीज है जो गहरी है, जो इन सब चीजों से अलग है। तो मुझे लगता है कि वही वो चेतना है जिसे हमें प्राप्त करनी है, और उसी से हमारे यंत्रों को चालित होना चाहिए। तो मुझे इतना कुछ ऐसे लगता है, बाकी विस्तार से आप बताइए। नहीं, आप इसको अलग अलग कैसे करते हैं? आपको जैसे अनुभव भी हो रहा है, जी वो अनुभव आपको कौन से उपकरण के माध्यम से हो रहा है? क्योंकि इसमें तो अपने को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि चेतना एक चीज है और उपकरण अलग अलग हैं। जी हम इसको किस तरीके से, कि ये वाली बात तो चेतना है और उसके कारण क्या क्या होता है, आप क्या उस स्थिति में जब होते हैं तो उसमें क्या अंतर हो जाता है, कि क्या फर्क आता है, आपको अच्छा लगता है या फिर मतलब उसमें जो फीलिंग उठती है, तो फिर ये तो उपकरणों की बातें हो गई। जी चेतना अपने आप के अंदर वास्तव में क्या करती है, और उसमें फर्क क्या आ जाता है जब आप बोलते हैं कि मैं उच्चतर चेतना या जो भी चेतना में हूं, तो उससे फर्क क्या आ जाता है, और आप कैसे अंतर करते हैं कि पहले आप में ये था और अब आपके अंदर चेतना जो आपके हिसाब से जो कोई अंदर की चेतना है या ऊपर की चेतना है, जब वो आ जाती है तो उससे क्या अंतर पड़ता है जीवन में, या उससे आपके देखने में, सोचने में, समझने में, जगत के अंदर उसकी क्रियाकलाप को लेके, आपकी खुद की जो वर्किंग है जीवन में, आप क्या करते हैं, उसमें क्या क्या अंतर आता है, तब आप समझ पाते हैं कि ये चेतना का विकास हुआ या ये अंदर की चेतना है या ऊपर की चेतना है। आप इसको कैसे पता लगा पाए? कि सबसे आपने कहा पहली कि ये अनुभूति हुई, अब वो अनुभूति तो होगी, पर ये चेतना है, ये अनुभूति है, मतलब क्योंकि हम इस मार्ग पे चल रहे हैं तो चीजें तो कुछ तो होती होंगी हमारे साथ, पर उसके अंदर निश्चित रूप से हमको थोड़ा बहुत तो इस विषय में क्लैरिटी होनी चाहिए कि चेतना जी एक मूलभूत चीज है तो क्या है वो, और हमारे अंदर क्या क्या अंतर आता है। तो ये कुछ हमको प्रैक्टिकल उसके इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, और एक अब सिद्धांततः चेतना क्या होनी चाहिए वास्तव में, अगर हम एक सिद्धांत के रूप में कि ये चेतना है और ये उपकरण है, इस विषय में सिद्धांत रूप से हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए, जो जो अपनी फीलिंग है वो ऐसे लगता है जैसे जब हम जैसे अगर हम ये जो हम ऊपरी चेतना में जो रहते हैं, जिसको हम ऊपरी व्यक्तित्व कहते हैं, अगर हम इसके बाद की जो उस प्रकार की चेतना जब वो में हम प्रवेश करते हैं, तो ऐसा फीलिंग होता है जैसे कोई हम एकदम से फ्रेश एयर में सांस लेने लगे। बिल्कुल जैसे अब पहले हम एक घुटन भरे वातावरण में रह रहे हों और एकदम वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही ये इस चेतना के हम टच में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एकदम से फ्रेश एयर में श्वास लेने लगे। और एक तरह से वो एक तरह से संजीवनी लगता है कि ये एक तरह से एक नया जीवन की तरह भाषित होता है। और फिर उसी के तरीके से हम संसार में एक्ट भी करने लगते हैं। जैसे ही वो चेतना फिर लुप्त होती है, फिर से वो पुरानी चेतना में हम वापस आते हैं, तो वो तो फिर से उसी प्रकार के करते हैं, लेकिन उसकी एक छाप हमारे ऊपर जरूर रहती है। एक वो सजग जरूर बनता है, और एक तरह से एक हम एक दो तरह की चीजों में निवास करने लगते हैं। कोई चीज हमारे भीतर सजग हो जाती है, जो ये देखती है और परखती है कि हाँ ये गलत है। इस तरीके से एक परिवर्तन आता है, तुरंत पता चलने लगता है कि ये हमारा गलत गलत एक्ट है, ये हम गलत कर रहे हैं, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। या हमें साफ साफ दिखने लगता है कि हमारे भीतर इस प्रकार के स्पंदन आ रहे हैं
जो हमें नहीं आने देना है। नहीं, तो ये इस तो तरीके से आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो विभेद करने की शक्ति है, उसकी आप बात कर रहे हैं। अगर हम चेतना की बात करें तो मूलतः चेतना क्या है, ये तो आपने अंतर कर दिया कि ये वाइब्रेशन तो मेरे लिए अच्छा है या ये वाला तो अच्छा नहीं है। पर मूलतः चेतना क्या है और उससे परिवर्तन जीवन में क्या आ जाता है हमारे जीवन के अंदर, कि ये चेतना है, उसका ये विकास है, इसको कुछ और क्लैरिटी आ सकती है क्या इस विषय में? क्या कहें इस विषय में? नहीं, जो कुछ भी मेरा अनुभव बस इतना ही है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जान सकता, पर इतना मैं जानता हूं कि ये एक तरह से एक नए तरीके से जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। और उसमें वो एक तरह से एक नया श्वास है वो। जब हम भीतर की गहराइयों में उस मधुरता को टच करते हैं, तो हमको एक बिल्कुल एक अलग तरह की दृष्टि उस समय वो आने लगती है। और उसी तरीके से हम एक्ट करते हैं। जैसे ही फिर वो दूसरी चीजें आती हैं, फिर हम दूसरी तरीके से चीजें करने लग जाते हैं। लेकिन जो हमें उस क्षण का अनुभव हुआ है, जो चीज हम उस क्षण में जिए हैं, उस उसमें श्वास लिए हैं, उसका हमारे जीवन के ऊपर एक छाप रहता है। और उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि और ये इस तरीके की चीजें और हो, और हमारा जीवन सदा मतलब इस चीज के अंदर निवास करना शुरू कर दे। तो इतना होता है, बाकी तो बहुत गहरी चीजें मुझे नहीं मालूम, पर इतनी एक छोटी सी चीज हमें अनुभव में आता है। नहीं, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर, अभी तो अपन बिल्कुल शार्पली ये अंतर पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं और कई चीजें हैं, वो इसके अंदर अपनी मिक्स हो सकती हैं। पर चलो, इस इतना है, पर अपन धीरे धीरे इस विषय को और स्पष्ट करेंगे। विनोद जी, आप बताइए, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि जैसे वो फीलिंग जिसमें हम कुछ इंटेंशनल फीलिंग नहीं है हमारी, और जिससे हमें मोर देन हैप्पीनेस, जिसको हम खुश हैं ऐसा बोले, वो वाली चेतना है। और वहीं पे जब हम थोड़ा दिमाग लगाने लगते हैं तो हम ही इंस्ट्रूमेंट एक्ट करते हैं। नहीं, पर मैं अगर हम ये कहें कि किसी शरीर की चेतना है या पेन की अपनी एक चेतना है, किसी स्थूल चीज जिसको हम स्थूल कहते हैं उसकी अपनी चेतना है, तो वो किस तरीके से आप जो भाव कह रहे हो वो महसूस करता होगा? क्योंकि ये तो हम ये जानते हैं कि हर चीज की अपनी एक चेतना है। हमने ये सुना है इस विषय में कि शरीर की अपनी चेतना है, प्राण की अपनी एक चेतना है, मन की अपनी एक चेतना है। कोई ग्रुप है, कोई राष्ट्र है, कोई संस्कृति है, कोई सभ्यता है, उनकी अपनी अपनी चेतना है। तो जो हमारे अपने इंडिविजुअल के भाव है, इंडिविजुअल की एक अपनी चेतना है। जैसे हाथ की एक अपनी चेतना है। माँ कहती है कि एक पियानो वादक था, उसने अपने हाथ को इतना ज्यादा परफेक्ट कर लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद भी, और जो उसका हाथ है उसकी जो चेतना थी, वो उसके बाद भी बची रही, मृत्यु के बाद भी। और जो भी कोई उसके लिए रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट होता, उस म्यूजिशियन के द्वारा उसके जो हाथ की चेतना है वो उसको लेके अपने आप को अभिव्यक्त करती थी। इसलिए ये तो बात और गहरी चली गई। ये तो जिसको हम चेतना कह रहे हैं, ये तो वो हाथ की, फिर बाद में हाथ की अपनी एक इंडिविजुअल की चेतना हो गई। जैसे आप तो नहीं समझ सकते कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट है, आपका कोई अंग है, वो अपने आप को किस तरीके से महसूस करता होगा। पर वो सेल्स इतने कॉन्शियस है, उनको ये पता है कि वो सेल आपके हार्ट का सेल है या आपके पाँवों का सेल है, उसकी अपनी एक चेतना है। जबकि आप उस विषय में जानते नहीं है, कॉन्शियस नहीं है कि उनकी अपनी अपनी चेतना है। तो हम क्या फील करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, ये तो बात बिल्कुल अलग हो गई इससे।
यही तो हम मूलभूत जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीज चेतना नहीं हो सकती भी इनमें, और चेतना में अंतर क्या है, इंस्ट्रूमेंट से उसमें क्या क्या अंतर हो सकता है, वही तो बात कर रहे हैं। तो भैया जैसे मेरा ये क्लियर नहीं है कि जिसमें हम मतलब जैसे हाथ की बात आप बोले, हाथ की अलग चेतना है, फिर उसमें हम अगर ट्राई करते हैं, मतलब इंटेंशनल नहीं है हमारा, हमने उसको कोशिश बहुत इंटेंशनल सेल्फ मोटिव से उसको परफेक्ट नहीं किया, तो भी तो उसकी चेतना डेवलप हो ही रही है। और वो म्यूजिक से जिसे लोगों को अच्छा लग रहा है, उसको खुद को अच्छा लग रहा है, तो वो चेतना, उसकी चेतना भी डेवलप हुई है। नहीं, चेतना तो अपने आप के अंदर जाने बिना जाने वो तो विकसित हो ही रही है, पर उसको हम कल्टीवेशन नहीं कहते। वनस्पति जगत अपने आप के अंदर बढ़ तो रहा ही है। आप किसी स्थान को अगर छोड़ दोगे तो पेड़ पौधे तो अपने आप भी लग जाएंगे उसमें, पर उसको आप एग्रीकल्चर है या फिर बगीचा है वो थोड़ी कहोगे। आप पूरे पृथ्वी के रिसोर्सेज अपने तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करते हो, उनका यूटिलाइजेशन करते हो, उनको आप छोड़ देते हो तो भी पृथ्वी अपने सारी चीजों को तो अपने तरीके से संजोती है। तो पर उसको हम कल्टीवेशन थोड़ी कहेंगे। आप जो बगीचा तैयार करते हो या आप एक कॉन्शियस एफर्ट करते हो उसमें, और अनकॉन्शियसली आप पड़े रहते हो, और आपके जीवन के अंदर कोई हायर जो चीजें हैं वो बड़ी मुश्किल से ही आती हैं। तो एक योग तो प्रकृति अपने आप आपसे करवाती है, पर वो बहुत ज्यादा स्लो है। प्रकृति ने तो अपने आप, देखिए, पूरा ब्रह्मांड तैयार किया, उसमें फिर बाद में पृथ्वी तैयार करी है, उसमें जीवन लेके आई है। जीवन के अंदर धीरे धीरे शुरू के अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, फिर बाद में और कॉम्प्लेक्सर फॉर्म्स आने शुरू हुए लाइफ के, फिर कैसे कैसे पशु पक्षी हैं वो आप देखते हो, वनस्पति जगत देखते हो, और उसके बाद में कितने समय बाद के अंदर मनुष्य तो सबसे लास्ट कड़ी आई है। और मनुष्यों के अंदर भी आप कितनी बड़ी श्रेणी देखते हो, श्रृंखला देखते हो। एक बिल्कुल अविकसित व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आप अवतार के पास बिठाते हो, जो बिल्कुल प्रबुद्ध है, जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, आपका आदर्श है। ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो पूरी चीज चल रही है, इसमें प्रकृति के अंदर अपना खुद का योग चल रहा है, वो अपना क्रम विकास तो प्रकृति चला ही रही है। मनुष्य की स्टेज के ऊपर पहली बार आके वो कॉन्शियसली उसमें कर सकता है। आप कॉन्शियसली ये सोच के कि मेरे को ये कल्टीवेशन करना है, ये ही मनुष्य पहली बार कर सकता है, सचेतन रूप से सहयोग कर सकता है, सचेतन रूप से योग कर सकता है। इसीलिए इससे पहले तो प्रकृति के साथ सचेतन सहयोग उस तरीके से नहीं है ना। तो कल्टीवेशन चल ही रहा है, पर अपन स्ट्रिक्टली इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या ऑब्जर्वेशन है कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स और आपकी चेतना, ये बताओ। हाँ भैया, हम खुद ही इंस्ट्रूमेंट भी हैं। जब अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, जब हम मेंटल बीइंग के पूरा अंडर में है, तो इंस्ट्रूमेंट भी मतलब हमारे बॉडी के हम खुद ही इंस्ट्रूमेंट हैं। और वही चेतना, जैसे आपने अभी बताया, तो मेरा सब गलत हो गया, वरना मुझे तो यही लगता था कि जो हम फील कर रहे हैं, जिससे अच्छा लग रहा है, तो वो कॉन्शियस होके चेतना में, चेतना वही है शायद जिसको अच्छा लग रहा है। तो फिर आप बताइए। नहीं, अगर आप कॉन्शियसली जिसको कहते हैं अगर वो चेतना है, तो फिर जातिगत चेतना किस तरीके से हुई? आप तो उस बारे में कॉन्शियस नहीं है। आपके परिवार से जो आपको चीज मिलती है, आपको जिस परिवेश से, जैसे जिस देश के आप निवासी हो, वो देश वो परिवेश आपको, आपका लुक जो है, बाहरी लुक है, आपकी भावनाएं वगैरह हैं। आप चाइनीज जैसे थोड़ी दिखते हो, या आप जापानीज थोड़ी दिखते हो, या फिर आप कोई अमेरिका वासी थोड़ी नजर आते हो। आप तो इंडियन दिखते हो।
पर वो चीज आपको इतना अनकॉन्शियसली गढ़ती है, आप तो सचेतन नहीं हो उस विषय में। आप कहीं भी चले जाते हो तो भी आप डिस्टिंक्ट अलग से दिखोगे कि आप तुरंत ही कोई ये कह सकता है कि भी ये नेपाली तो नहीं है, ये तो भारतीय है। तो वो एक समूह की जो चेतना है या उस जगह की स्थान की अपनी चेतना है। आप तो बहुत छोटे रूप से सचेतन हो चीजों के विषय में, उससे विशाल शक्तियां हैं जो आपको गढ़ती है। आपका टेम्परामेंट है वो एक तरीके का है। आप जिस फैमिली से, जिस कास्ट से, जिस लोकेलिटी से, जिस विचारधारा से आप संबंध रखते हो, उसकी आपके व्यवहार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर पूरी छाप रहती है। पर वो सारी चीजों के बारे में तो आप कॉन्शियस नहीं हो। आपके पेरेंट्स का जो चेहरा है उससे आपका चेहरा मिलता जुलता है, और उनके कुछ जो विशेषताएं हैं या कोई भी पर्सनैलिटी की उनकी जो चीजें हैं वो आप में भी ट्रांसफर होती है, उसके बारे में तो आप सचेतन नहीं हो, पर फिर भी सारी चीजें तो आपके ऊपर क्रिया करती हैं। तो उन चीजों की जो चेतना है वो भी आपके ऊपर काम करती है। तो समूहगत चेतना भी हो गई, जातिगत चेतना हो गई। तो हर वर्ग की, उस हर वर्ग की इकाई की, मतलब एक इंडिविजुअल है उसकी भी चेतना है, और वो इंडिविजुअल जिस जिस कलेक्टिविटी का पार्ट है उसकी अपनी एक चेतना है। तो शरीर की हर एक जो कोशिका है उसकी अपनी चेतना है। वो कोशिका जो क्लस्टर या एक समूह से जो अंग बनाती है उसकी अपनी चेतना है। उस अंग के अलावा जिस शरीर का वो हिस्सा है उसकी अपनी चेतना है। वो शरीर जिस परिवार से बिलोंग करता है उस समूह की अपनी चेतना है। भाई आप अपने शरीर को एक मानते हो, पर शरीर तो कितनी कोशिकाओं से, कितने अंगों से, उन सब का एक ग्रुप है ना, एक समूह है। वो सारे समूह से बनके आपका जो है पूरा बॉडी बनता है। और आपका व्यक्तित्व जो है वो भी खाली अकेले शरीर से नहीं बनता, उसमें आपकी भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, आपकी और जो गहराइयां हैं वो सारी मिलके आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, और उनकी सबकी अपनी अपनी चेतना भी है। तो इसलिए कितनी सारी ये चीजें हैं जो आपके जाने बिना जाने, और आपके प्रकृति को, आपके कर्म को, आपकी चेतना को, सभी चीजों को प्रभावित करती है और उनका निर्माण करती है, गढ़ती है उसको। जैसे आप भारतीय हो तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको इस हवा के अंदर मिल जाती हैं, आपके लिए वो सहज हैं। वैसा विचार, उस तरीके के भाव, तो वो आपको सहज ही इस धरती के कारण मिल जाते हैं, पर आप तो सचेतन नहीं हो उस विषय में। तो अब इसमें तो और चीजें अपने एंटर कर गई। अब बोलिए क्या समझ आता है इसमें। हेलो भैया, एक प्रश्न है मेरा इसमें। हाँ जी बोलिए। हमको ये नहीं समझ में आता है कि चेतना एक ही है या 10, 20, 50 तरह की चेतना होती है, या चेतना सिर्फ एक ही है। नहीं, यही अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हम इसको परिभाषित किस तरीके से करें। अब चेतना अगर हम कहते हैं एक ही तरीके की है, डिवाइन की चेतना है, तो शरीर भी डिवाइन की ही चेतना है, पर उसका घनीभूतीकरण वो कितना गाढ़ा बन गया है या कितना हैवी बन गया है, कितना घना बन गया है, डिवाइन ही बना है शरीर भी। जैसे हम मैटर की स्टेट्स पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तो है तो वो एक ही चीज, जब उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा घनीभूत हो गए तो वो मैटर के रूप में आ गया। उसको थोड़ा सा और उसके घनीभूतीकरण कम हो गया तो वो लिक्विड का रूप ले लेता है। जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं तो वो गैस बन जाता है। तो वो तत्व तो एक ही है उस तरीके से। इसलिए परमात्मा की चेतना के अलावा तो कोई दूसरी चेतना हो ही नहीं सकती। पर हर चीज का हम उत्तर ये दे दें कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर बाद में तो कोई चर्चा का शुरुआत भी नहीं होती। चर्चा हम करें किस तरीके से। तो इसलिए ये सारी चर्चा करने से देखिए कि ये फायदा हमको बार बार ये लाभ तो होता है
कि हम इसके माध्यम से जितनी चीजें हैं उनके बारे में क्लियर तो हो रहे हैं। कितनी सारी चीजें हैं जो जिनके विषय में हम क्लियर होते जा रहे हैं, कि अब ये धीरे धीरे जो प्रश्न उठ के आ रहे हैं उनसे अब ये बात तो क्लियर होती है कि वास्तव में तो चेतना एक ही परमात्मा की चेतना है, पर वो अलग अलग रूपों के अंदर है ना। वो हर व्यक्ति के अंदर, अब परमात्मा की चेतना कुत्ते के अंदर भी काम कर रही है, पर कुत्ता जिस तरीके से जगत को देखता है वो वैसा ही जगत थोड़ी उसको नजर आता है जैसा आप और हम देखते हैं। और इसके अंदर आप भी जगत को जिस रूप में अपनी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं, जब आपको बहुत उदासी है, आपको ये लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, तो आपको जगत किस तरीके का नजर आता है। तब आपको उसमें रंग देखिए कितने मटमैले से रंग नजर आते हैं जीवन के। उसमें आपको जीवन जो है बहुत फ्लावरी कलर का थोड़ी नजर आता है। और कुछ ऐसी एस्पिरेशन आपके अंदर जग रही है तो आपको ऐसा लगता है कुछ भी कर सकते हैं। तब आपको पूरे जगत के अंदर बिल्कुल अच्छे खुशनुमा रंग नजर आते हैं। और आपके कोई ऐसी चीज जो भावनाओं में या जहां भी आपके टच हो सकती है, जब वो टच होती है तो आपको लगता है कि इस जगत में सब कुछ जो है, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। तभी जो लोग वैराग्य की तरफ मुड़ते हैं, जैसे भर्तृहरि को वो कहते हैं कि रानी से जो उसने व्यवहार देखा उसका, तो उसको तुरंत वैराग्य हो गया। तो वास्तव में संसार तो बाहरी रूप से तो वही रहा होगा, ये थोड़ी कि बाहरी संसार में कोई अंतर आ गया होगा। पर उसकी चेतना में तो अंतर आ गया था, उसके आउटलुक में अंतर आ गया था। इसलिए अब संसार के अंदर वो कैसे कर्म करता है और संसार उसको कैसे नजर आता है, उसके अंदर इंस्टेंटली अंतर आ गया। पर अब इसके अंदर तुरंत प्रश्न ये उठता है, तो क्या आप देखते हैं वैसा ही संसार है? मतलब क्या ऑब्जेक्टिविटी भी कोई चीज है क्या? आपने जैसा देखा संसार वैसा है, या मैंने देखा वो सही है? तो सही कौन सा है, पहले तो ये भी समझ में ये प्रश्न उठता है कि जो जैसा देखता है वैसा ही संसार है, मतलब बात क्या है? बड़ी कॉम्प्लेक्स पहेली है ये तो सरल पहेली नहीं है ना। इसीलिए इसका तुरंत में उत्तर के ऊपर जाने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो जटिलता हमारे बुद्धि में तो होनी चाहिए कि ये पहेली जिसकी हम बात कर रहे हैं इतनी अनंत रूप से जटिल है। ये तो मूलभूत प्रश्न है कि आपकी चेतना क्या है, या चेतना वास्तव में है क्या। ये तो मूलभूत प्रश्न है ना। तो अगर इस जटिलता के बिना इसका जवाब भी हमको दे दिया जाए, श्री अरविंद और माँ ने इसके विषय में क्या कहा है, वो हो सकता है आपने भी पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा हो, हम उसको तुरंत रिपीट भी कर सकते हैं। पर जब तक कि वो आधार तैयार न हो, वो जटिलता हमारी बुद्धि के अंदर तैयार न हो, तो वो ग्राह्यता नहीं होती। और वो सारी बात सुन के भी हम उसको रिसीव कर नहीं पाते ना। ये समस्या है नंद किशोर जी। मारोदिया जी, आप कुछ इसमें बोलना चाह रहे हैं, या किसी और के इसमें बोलने के लिए है तो आप इसमें बोल सकते हैं, क्योंकि वो म्यूट कीजिए अपने आपको और फिर बोल लीजिए। जी जय श्री माँ जी। जय श्री जी। चेतना के विषय में जो बातें चल रही हैं वो मुझे एक लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जब मैं सोच रहा हूँ कुछ, तो जरूर चैतन्य तो हूँ मैं, लेकिन अब मैं किस दिशा में सोच रहा हूँ इस विषय में आपसे कुछ मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। विनीता, कुछ बोलना है इसके अंदर? जय श्री माँ भैया, मैं एक ही कहूंगी कि चेतना स्वयं में अपने में संपूर्ण है, लेकिन जब वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बींग्स में आता है तो वो इंडिविजुअल सबके अंदर एक अंश के रूप में है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो तो लिमिटेड है ही, लेकिन जब उसके प्रकाश में जो हमारी अंतरात्मा है उसके अगर प्रकाश में आके वो काम करते हैं, तब तो वो ट्रू
उस चीज के लिए सचेतन है। और एक और चीज कहनी है कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जैसे आप साइंस की बात बता रहे हैं कि ऑल लिविंग जो हैं वो उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, और वो ह्यूमंस में हम कॉन्शियसली बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन जो मैटर में है वो इतनी जल्दी एग्जिस्टेंस हो तो रहा है, लेकिन इतनी वो उसमें इतनी भी वो क्या बोलते हैं, मतलब इतनी जल्दी नहीं है उसके अंदर। तो मैं यही कहूंगी कि हम कॉन्शियस हैं, और जो आप जैसे पिछली क्लास में भी आपने काफी एग्जांपल्स दिए थे, तो हमारे ह्यूमन की जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है उस सोर्स की तरफ खुलते हैं, और वो धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि जिसने निर्माण किया है हम उसी को जानने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर डिवाइन ने ये यूनिवर्स डिजाइन किया है और उसमें कुछ उनकी प्रोग्रेशन है या जो भी सीक्रेट्स हैं, उन्हीं रहस्य को या उन्हीं चीजों को हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ भी प्रोग्रेशन जो हो रहा है हम उसी को जानने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही सब कॉन्शियसनेस है, यही चेतना है जो हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम किस किस पड़ाव में आते हैं, किस तरीके से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो काम करते हैं, और फिर हम उनको किस तरीके से देखते हैं। तो वो एक डीपर पर्सपेक्टिव अगर रहेगा तो हम उसको और अच्छे से लेंगे, और नहीं रहेगा तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस रहेगी। बस यही बोलना है। देखिए, माँ ने इसके ऊपर, क्योंकि बहुत जगह, तो सबसे पहले तो माँ की इसके विषय में जो कही हुई बातें कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट चेतना के विषय में, क्योंकि यहाँ तो चेतना क्या है वो चीज वो नहीं कह रही। कुछ और जगह जो वो इंडिकेशन दे रही हैं, वो क्या क्या दे रही हैं, वो एक आध अपन शुरू करते हैं कि वास्तव में वो क्या है। तो एक तो इसके अंदर ये मैंने सारे वॉल्यूम्स जो माँ के हैं उन सारों के अंदर देखा है, और श्री अरविंद ने कहाँ कहाँ क्या कहा है वो शायद इतनी फंडामेंटल चीजें हैं, पर वो बहुत मुश्किल है, और उसमें हम चाहेंगे कि स्नेहा भी उपलब्ध हो, वो मौजूद हो। तो ये अभी तो इससे शुरू करते हैं, अपना जितना हो जाता है उतना हो जाता है। इसको आप बहुत ध्यान से समझने की, और जहां भी कोई चीज अटक जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज है, इनफैक्ट फंडामेंटल चीज है ये, इसीलिए ये बात अभी भी देखिए बैठ नहीं रही कि वास्तव में चेतना है क्या चीज। एक जगह माँ ये कह रही है, आई एम नॉट मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। मैं ऐसी चीजों से बनी नहीं हूं जो कोई दूसरों से अलग हो, मतलब मैं भी उन्हीं चीजों की बनी हूं जिससे दूसरे लोग बने हैं। द डिफरेंस इज इन कॉन्शियसनेस, दैट इज ऑल। खाली मेरे में और दूसरों में अंतर उस चेतना का है। अब ये तो एक बार हमको इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या माँ जगत को वैसा ही देखती होंगी, या जितना काम जो शरीर से माँ कर पाई। हम ये जानते हैं कि माँ करीब 23 घंटे तक काम करती थी, और 1 घंटे भी वो जो रेस्ट का भी उनका था, उसमें वैश्विक क्रियाएं तक माँ करती थी सतत रूप से। किसी की विश्व में कहीं से पुकार आई सहायता के लिए, तो कुछ जो वीडियो टेप्स भी माँ के उपलब्ध हैं, उनमें माँ कोई फूल दे रही है, देती देती और कुछ देर के लिए रुक जाती हैं, ध्यान के अंदर चली जाती हैं, और वो जिसको जिस चीज की पुकार है, या ऐसी कोई चीज है जिसमें तुरंत जाके इंटरवेंशन उनका जरूरी है, वो करके उस समय बाद में वो आ जाती थी। फिर से जैसे जिसको फूल दे रही हैं, हाथ वहीं रुक गया। सब जने जानते थे कि माँ की बीच बीच में ऐसी क्रिया होती है, तो वो भी इंतजार करते थे, और माँ पुनः अपनी उस चीज के अंदर आके
और वो अपनी जो क्रिया है या जो एक्टिविटी है उसको रिज्यूम करती थी, उसको चालू रखती थी। तो मूल अंतर माँ के अंदर वो ये कह रही हैं कि मेरे अंदर आई एम नॉट मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, मैं दूसरों से भिन्न नहीं हूं। दूसरों में और मेरे अंदर अंतर केवल चेतना का है। एक चीज तो ये कि माँ के अंदर और दूसरे जो लोग हैं उनमें चेतना का अंतर है। तो जिस फीलिंग को या जिन भी चीजों को अभी तक हमने बताया है या जो चेतना समझते हैं, आप उससे इस चीज को कंपेयर करके तुरंत ये देख सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल चीज है, हम इनफ इसको समझ ही नहीं सकते। ये माँ का स्टेटमेंट है, वो ये कह रही है मेरे अंदर खाली अंतर चेतना का है। तो क्या कहें कि माँ अच्छा फील करती थी, अच्छा सोचती थी। तो ये एक तो मूलभूत चीज है कि चेतना। अच्छा, एक दूसरी जगह माँ ये कहती हैं एवरीथिंग इज ए फिनोमिनन ऑफ कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग, सभी कुछ चेतना का ही कार्य व्यापार है। कुछ भी दिखता है, सुन मतलब कुछ भी है, सभी कुछ चेतना का ही फिनोमिनन है, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। केवल एकमात्र चेतना का कार्य व्यवहार है, उसका परस्पर आदान प्रदान है, उसी का ही जो है मैनिफेस्टेशन है, सारी चीज वो ही है। हम खाली ये अलग अलग और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में चीजें दे रहे हैं जिससे कि हम इस जटिलता को पहले तो समझें, जिससे हम जो उत्तर की ओर बढ़ने में कितना सक्षम होते हैं, पर कम से कम जटिलता समझने के अंदर तो डेफिनेटली हमने जहां से आरंभ किया और हम जिस जटिलता को टटोल पाएंगे कुछ ना कुछ अच्छे पायदान पे हम होंगे। ओनली नोट दिस कॉन्शियसनेस, नाइदर दिस वन नोर दैट वन। इट इज आवर वे, द ह्यूमन वे ऑफ बीइंग कॉन्शियस और द डिवाइन वे ऑफ बीइंग कॉन्शियस। एक जगह माँ ये कह रही है कि दो तरीके हैं चीजों के विषय में कॉन्शियस होने के। एक है हमारा मानवीय तरीका और एक है डिवाइन तरीका चीजों के विषय में कॉन्शियस होने का। तो अब क्या अंतर आ जाता होगा? क्या आपके माध्यम से डिवाइन ही कॉन्शियस नहीं हो रहा, या क्या मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता है डिवाइन से वो क्या अलग है? हम ये कह दें कि मनुष्य की एक स्वतंत्र सत्ता है, तब तो डिवाइन ऑल पावरफुल नहीं हुआ। डिवाइन के अलावा भी फिर कोई चीज होगी कि मनुष्य कोई अलग चीज है। तो दूसरी बात माँ ये कह रही है एक अलग स्थान के ऊपर। अच्छा, तीसरी बात माँ कह रही है, ये एक अलग वॉल्यूम है, वो कह रही है यू मेंटलाइज एवरीथिंग। तुम सभी चीजों का मानसीकरण कर देते हो और चेतना भी उसी मानसीकरण से समझने की कोशिश कर रहे हो, जबकि इस तरीके से समझ नहीं सकते। तो किस तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि वास्तव में तो हम सारी चीज, भावनाएं भी आ रही है या कुछ भी आ रहा है, हमको तो खाली वो माइंड लगता है, हमको लगता है सब मन के थ्रू आ रहा है। आपकी एस्पिरेशंस भी होती हैं तो भी आपको लगता है मन के थ्रू, क्योंकि अपने को शरीर तो स्थूल है वो तो दिख जाता है, पर आपकी एस्पिरेशन उठती है तो भी आपके लिए कोई स्थूल तो होती नहीं वो। आपके कोई डिजायर्स उठती हैं वो भी वैसी हैं, इमेजिनेशंस आती है वो भी वैसी हैं, आपके जो भी भाव उठते हैं, आपकी प्रेरणाएं उठती हैं, कल्पनाएं उठती हैं, जो भी चीजें उठती हैं जो आपके सब्जेक्टिव बीइंग, जो आपकी आत्मपरक जो आपकी सत्ता है या चेतना है उससे संबंध रखती है, आप उसको सारे को उठा के विचार के अंदर रख देते हो, जबकि वास्तव में वो ऐसी है नहीं। और हम सारी चीज को माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि माँ और श्री अरविंद को समझने का वो कोई उचित तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो अपने स्तर के ऊपर चीजों को बांटने की, काटने की कोशिश करता है। अब आसमान को हम टुकड़ों में बांटने की कोशिश करें वो नहीं कर सकते। तो मन की ये कोशिश रहती है हर चीज की कोई पद्धति बना देना, प्रणाली बना देना। तो माँ एक स्थान पे कह रही है यू मेंटलाइज एवरीथिंग, व्हाट यू कॉल कॉन्शियसनेस इज द थिंकिंग ऑफ थिंग्स। इसलिए आप जितने लोग जो भी उदाहरण अभी तक दे रहे हैं या जो समझने की कोशिश कर रहे हैं,
वो वास्तव में क्या है कि आप जिसको चेतना बोल रहे हैं, अभी तक तो कोई गहरा आप में से जाके चिंतन कर नहीं रहा, पर वो अगर करें तो भी वास्तव में वो क्या कह रही है, व्हाट यू कॉल कॉन्शियसनेस, आप जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इज द थिंकिंग ऑफ थिंग्स। वो चीजों के बारे में सोच विचार करना, आप उसको भाव नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, पर आप उसको चेतना की संज्ञा दे देते हैं। बट इट इज नॉट दैट एट ऑल, पर वो ऐसी नहीं है, वो चीज चेतना नहीं है। अच्छा, फिर 15वें वॉल्यूम में माँ क्या कह रही है, ये तो मैंने जो अभी पढ़ा वो 12वें वॉल्यूम में था। अब 15वें वॉल्यूम में माँ ये कह रही है, वो एक स्थान पे व्हाट इज कॉन्शियसनेस, कि चेतना क्या है। तो इसका इन्होंने एक चीज कही है, व्हेन द लॉर्ड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, जब परमात्मा अपने विषय में सचेतन होते हैं, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, तो जगत का निर्माण होता है। जब स्वयं के विषय में परमात्मा कॉन्शियस होते हैं, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, तो जगत जो है, जो भी जगत, इसमें भौतिक जगत की ही बात नहीं है, पर प्राणिक जगत है, मानसिक जगत है, या इतने सूक्ष्मतर जगत हैं, चाहे उसको आत्मा का जगत कह सकते हो, आपकी अंतरात्मा का जगत कह सकते हो, या कितने कितने जगतों का वर्णन सावित्री के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं, उन सब जगतों का निर्माण और उससे भी बड़ी श्रृंखला की जगतों का निर्माण होता है। तो कॉन्शियसनेस इज द ब्रेथ, कॉन्शियसनेस वह श्वास है, दैट गिव्स लाइफ टू ऑल, जो सभी चीजों को प्राणित करती है, अनुप्राणित करती है, उसके अंदर सांस फूंकती है, उसको जीवन प्रदान करती है। ये कॉन्शियसनेस का काम है। मतलब पत्थर के अंदर सांस फूंकने का मतलब ये नहीं कि पत्थर सांस लेना शुरू कर देता है, पर वो एग्जिस्ट करता है, पत्थर भी है, आपके जीवन के अंदर सभी चीजों का महत्व है। तो जितने भी जगत के अंदर निर्माण हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, वो मानो ऐसे है जैसे परमात्मा या लॉर्ड प्रभु अपने आप के विषय में सचेतन हुए हों। अब ये तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उससे तो कैसे लिंक करें इस बात को, क्योंकि आप कह रहे हो वो भी एक, कोई एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर एक पहलू है भी, आप उस तरीके से महसूस कर रहे हो तो पहलू तो है। पर इस बात को कैसे समझें कि जब परमात्मा अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है, तो क्या परमात्मा सचेतन नहीं होते अपने विषय में? क्या वो अपने विषय में अवचेतन रहते हैं, या क्या अनकॉन्शियस होते हैं, अचेतन होते हैं अपने विषय में? कॉन्शियसनेस इज द ब्रेथ दैट गिव्स लाइफ टू ऑल। इसी के अंदर एक स्थान के अंदर माँ ये कहती है, कॉन्शियसनेस इज द फैकल्टी ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एनीथिंग थ्रू आइडेंटिफिकेशन। अपने आप को किसी भी चीज के साथ तदात्म करके उसके विषय में सचेतन होने को की जो शक्ति है या जो फैकल्टी है, उसको चेतना कहते हैं। कि आप मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य के अंदर हैं और मनुष्य बन के आप जिस तरीके से जगत को, चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो चेतना है। कुत्ता बन के भगवान जिस तरीके से जगत को देखता है या जिस तरीके से उसको महसूस करता है, वो महसूस करने की, देखने की, उसके विषय में सचेतन होने की जो क्रिया है उसकी, वो चेतना है। एक ये माँ ने डेफिनेशन दी है इसकी, द डिवाइन कॉन्शियसनेस इज नॉट ओनली अवेयर। और डिवाइन कॉन्शियसनेस जो है वो खाली अवेयर ही नहीं होती, वो केवल उसके विषय में सचेतन ही नहीं होती, अपितु बट नोज, जानती भी है और उसके ऊपर क्रिया भी कर सकती है। मान लीजिए गुह्य विद्या से आप पेड़ तो बन गए, पर पेड़ अपने विषय में कितना क्या जानता होगा ये बताइए? आप जो भी आप बने हैं, स्वयं परमात्मा ही जो आपके रूप में आया है,
पर आप जगत के विषय में कितना सचेतन है, तो परमात्मा क्या उतना ही सचेतन होगा? तो परमात्मा केवल आइडेंटिफिकेशन से अवेयर ही नहीं होते, पर वो जानते भी हैं और उसके ऊपर क्रिया भी कर सकते हैं। और इसी कारण आप इस रूप में आने के बाद भी आपका विकास हो सकता है। आपके सोचे समझे बिना आपके विकास की प्रक्रिया आप तेज कर सकते हैं सचेतन रूप से। पर आप सचेतन नहीं हो तो भी विकास तो चल ही रहा है। पहले आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए, फिर बाद में कॉम्प्लेक्सर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आए, आपके वनस्पति जगत है वो भी आया है, आपके जो पशु पक्षी का जगत है वो भी आया है, और उसके अंदर भी कितने कितने कॉम्प्लेक्स रूप हैं, जटिल रूप हैं। आप मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी के जो उदाहरण दिए जाते हैं कि उसमें कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन की पावर जो डेवलप हो गई है, आपने तो उस विषय में शायद कम पढ़ा होगा, पर मैंने तो उसकी पूरी खेती करके देखी है। तो उनमें तो एक एक मधुमक्खी का जो काम निर्धारण होता है वो ईमानदारी से करते हैं, 24 घंटे करते हैं। कि जब वो सारे सो जाते हैं रात को, जब वो पराग का चयन करने नहीं जा रहे, उस समय भी कुछ प्रहरी ऐसे हैं जो रक्षा करते हैं कि दूसरे लोग आके उन पे हमला न कर दें। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपके मकोड़े होते हैं, चींटियां होती है या दीमक होती है, इनकी भी अपनी एक कॉलोनी होती है और अपने रानी की पूरी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। ये सबकी इनकी रानियां होती है, पर वो अचेतन रूप से देखिए इंस्टिंक्ट के द्वारा इतना मैनेज्ड होता है वो। अगर आप ये उदाहरण देखें इंटरनेट के ऊपर, अब तो सबको उपलब्ध है, तो इतना आश्चर्यजनक रूप से है कि आप कह देंगे ये क्रिया कैसे हो रही है, इतनी अच्छी क्रिया तो सरकार नहीं कर पा रही, ये मधुमक्खियां कर रही है। तो आप उनको ये बोलेंगे कि वो बहुत सचेतन है, पर वो सचेतन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो तो इंस्टिंक्टिवली काम कर रही है। उनके अंदर एक सहज बोध है, प्रकृति ने उनके ऊपर डाल रखा है और उसमें वो कोई गलती नहीं करती। एक जो श्री अरविंद ने भी उदाहरण दिया है कि प्रकृति कितनी बारीकी से काम करती है। जो सुप्रामेंटल का ज्ञान है, वो एक जो प्रेडेटर है, मतलब जो एक पशु है, उसको पता है कि अपने शिकार को कहां डंक मारना है। तो जितना एक सर्जन एक प्रिसीजन से किसी का इलाज करता है या कोई अंग की शल्य चिकित्सा करता है, उससे ज्यादा प्रिसीजन से, और प्रकृति में पशु पक्षी या कोई जो ये जीव हैं उनको डंक मारना है उससे ज्यादा सटीकता से, कि एकदम प्रिसाइस वहीं मारते हैं। तो वो क्रिया भी सुप्रामेंटल की जो परम चेतना है, परम ज्ञान है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि उसकी इनकॉन्शियंस के अंदर भी, अवचेतन भी है, उसमें भी जो सुपर कॉन्शियंस है उसकी चेतना पूर्ण रूप से काम करती है। तो काम तो वो कर ही रही है, पर हम जिस स्तर के ऊपर है, मनुष्य के स्तर के ऊपर, हम एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहां हम सचेतन रूप से जो परमात्मा की क्रिया है उसके प्रति अपने आप को खोल सकते हैं, अधिकाधिक उसके प्रकाश को अपने अंदर स्थान दे सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और उसकी ओर हम अधिकाधिक जा सकते हैं। The divine to become aware of a vibration, for instance, does not mean that you know everything about it. ये तो चलो कुछ चीजें हुई चेतना के विषय में, माँ कह रही है, और भी काफी चीजें कह रही है, पर ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं। अब इसके विषय में तो कुछ प्रश्न उठने चाहिए आपके। इसमें जो एक जो सीधे सीधे वो ये कह रही है व्हाट इज कॉन्शियसनेस, उसमें वो ये कह रही है व्हेन द लॉर्ड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, जब प्रभु अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है। ये उन्होंने परिभाषा दी है इस बात की कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, और हम इसी चीज को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री अरविंद इसके बारे में क्या कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। उसके लिए तो अभी आपको पहले तो तैयारी मेरे को महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जितना एक बैकग्राउंड में चाह रहा हूं अभी उस चर्चा के लिए, पहले तो अपन इसकी चर्चा करें। तो ये कोटेशन के ऊपर हम सबसे पहले चिंतन करें, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है। तो मां का जवाब है इसमें कि जब प्रभु अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है।
तो चेतना वह श्वास है जो सभी कुछ को प्राण प्रदान करती है, सभी चीज को अनुप्राणित करती है, सभी चीज को संजीवित करती है। सभी चीजों में मतलब जो आपके चर अचर गोचर अगोचर कुछ भी है, स्थावर जंगम पत्थर भी पड़ा है वो भी, कोई नगण्य चीज है वो भी, जो आप देख पाते हो वो भी, जो नहीं देख पाते हो वो भी, वो सारी चीजें चेतना ने निर्मित करी हैं। ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो गई। अब इस बारे में तुरंत कोई अगर प्रश्न है, या ये इस बारे में आप क्या समझते हैं, हम इस बात को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि माँ ने तो खाली ये 2 लाइन में इतना कहा है डायरेक्टली कि चेतना क्या है। उसके विषय में उन्होंने कहा जब परम प्रभु अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है। और ये ही सच्ची बात है चेतना के विषय में। अब हम इससे क्या समझें? उन्होंने उत्तर दे दिया, पर हम तो कुछ भी नहीं समझते इस विषय में। उन्होंने तो उत्तर दे दिया इस बात का कि चेतना क्या है, और माँ ने 1 लाइन में उत्तर दे दिया। हमको तो उत्तर मिल गया इस बात का। तो आप जो पिछली बार कह रहे थे कि चेतना क्या है, अब बोलिए। भैया एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे श्री कृष्णा थे तो उन्होंने छोटे में ही जब वो बचपन से ही लीलाएं करते थे, तो आप जैसे बोल रहे कि डिवाइन सचेत नहीं है स्वयं के बारे में भी, तो क्या वो सचेतन नहीं थे? और उन्होंने तो इतनी सारी चीजें की, और वो मतलब इतने छोटे से ही वो इतनी लीलाएं करते थे, तो हम इसको किस तरीके से वो अवतार थे, वो अवतार थे। और उस रूप के अंदर भी कोई ये आवश्यकता नहीं है कि अवतार को, आज कोई अवतार अगर आए हुए हैं, बुद्ध को ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका के अंदर पर्टिकुलर किस आदमी ने अभी इस समय क्या खाना पकाया है, कोई आवश्यकता नहीं कि उसको इस चीज का पता हो। वास्तव में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि वो अवतार है या वो परमात्मा है, तो हमारी ही जो ईगो है उसको सुपर ईगो बना के हम देखने की कोशिश करते हैं। जितनी भी आजकल मूवीज बनती है, जिसमें आप ये देखिए कि किसी को अगर मौका मिल जाए भगवान बनने का, तो वो क्या कोशिश करता है कि जो उसका जो विरोधी है या उसकी जो जो इच्छाएं हैं वो करता है भगवान बन के। तो आपको क्या लगता है कि भगवान को किसी को दोष देने की, किसी को दंड देने की या कुछ ऐसी इच्छा है? कितनी सारी अपने हिंदी मूवीज हैं जिसके अंदर वो जब भगवान बन जाता है तो कैसी कैसी क्रियाएं करता है। किसी ने उसके साथ गलत किया है तो अब वो भगवान बन के उससे बदला ले रहा है। अब बताओ कैसी सोच है। तो परमात्मा कोई सुपर ईगो थोड़ी है, या कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी हो गया वो, कि आपकी जो कमियां हैं या आपकी जो ईगो है, आप जो अपने आप के व्यक्तित्व को जो आप समझते हो उसको ही बहुत बड़ा चढ़ा दिया। और आप जो आज नहीं आप सोचते हो ये मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहे, तो परमात्मा बन के आप वैसा ही सोचोगे। तो इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई कोई बंदर है या फिर कोई पशु है, जिस चेतना में वो सोचता है कि ये ही चीजें जीवन में करने योग्य हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, वो सोचे कि अगर मेरा विकास हो जाए तो मैं इसी लाइन में सोचूंगा, तो उस लाइन में थोड़ी सोचता है। आप मनुष्य बनने के बाद में कितने आपके आयाम खुल जाते हैं जीवन के अंदर, कला खुल जाती है, या आपके रंगों के अंदर जितनी वैरायटी बढ़ जाती है। वो तो बंदर आपके जस्ट पहली स्टेज के ऊपर है, उसको तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी का पता नहीं है। समाज के कैसे कैसे पूरे का शासन होना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपके नैतिकता है, नैतिक मूल्य ये होने चाहिए, समाज के अंदर शादी ब्याह के ये नियम होने चाहिए, दोस्त से भाईचारा इस तरीके से होना चाहिए, आपका किन्हीं के प्रति भी ये नियम होने चाहिए, नहीं तो समाज के अंदर अराजकता हो जाएगी। पर ये बातें आप अगर किसी को बंदर को बताओ तो उसके समझ में आ सकती हैं क्या? तो मूलतः आप में कोई कितना क्या अंतर आया है उसमें और आप में, चेतना का ही तो अंतर आया है। पर जैसे ही चेतना का विकास एक स्तर के ऊपर ऊपर चढ़ता है, वैसे ही आपके जो आयाम हैं, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो अनंत गुना बढ़ जाती है। ये एक बार बार समझने की कोशिश करो। पत्थर के जगत के अंदर जितनी जटिलता है, वनस्पति जगत में उससे भयंकर रूप से वैरायटी बढ़ जाती है। पर उसके बाद जैसी भावना आती है,
जब आपका प्राण तत्व आता है, इमोशंस आता है, देखिए आप कितनी जबरदस्त उसके अंदर चीजें बढ़ जाती है। और वही उसके अंदर मेंटल अगर कोई चीज उसमें तत्व आ जाता है, तो एक व्यक्ति जिसके अंदर कितनी सारी संभावनाएं हैं, वो साहित्य में क्या क्या लिख सकता है। श्री अरविंद ने सावित्री में क्या चीज भर दी होगी, वो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो सारा जो ये क्रिएशन है, श्री अरविंद जो लिख के गए हैं, या कुछ भी जितना भी है, देखिए आप मनः तत्व आते ही, माइंड का प्रादुर्भाव होते ही जो वैरायटी बढ़ गई है, इवन मनुष्यों के लिए वो उसको उसके अंदर प्रवेश करना इतना मुश्किल हो गया है। पशुओं की तो बात छोड़ो, तो श्री अरविंद ने जो मैनिफेस्ट किया, माँ ने जो मैनिफेस्ट किया, वो किस कारण से उसमें फर्क है? चेतना के कारण। आज माँ जिस जो ये इस डेफिनेशन दे रही हैं, तो वो क्या कह रही है? मूलतः मेरे कोई, तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है उस तरीके से, पर फर्क किस चीज में है? चेतना में। और उस चेतना के फर्क के कारण सारा ही फर्क हो गया। पूरी पृथ्वी की दिशा, उसका भाग्य, उसकी सारी संस्कृति की दिशा दशा, श्री अरविंद ने उसके जो रहस्य वेद के, भारतीय संस्कृति के जो उजागर कर दिए, अगर श्री अरविंद की वाणी न मिलती, आप इसको हटा के देखिए, तो कोई आशा थी? कभी नहीं थी। आज भारत के अंदर भी आप धीरे धीरे बढ़ता प्रभाव देख रहे हैं कि बार बार जगह जगह अगर हिंदुत्व की बात आ रही है या किसी भी चीज का प्रभाव आ रहा है जो कि पूरे राष्ट्र में हमको बढ़ता नजर आ रहा है, तो उसका आधार कहाँ है? जो बात श्री अरविंद ने कही है, जगह जगह इवन नरेंद्र मोदी बार बार उसको जो है रेफर करते हैं कि श्री अरविंद ने ऐसा कहा है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक संदेश दिया था कि श्री अरविंद ने ये कहा है। हालांकि उन्होंने जो भी कहा है, हमको ये मानने की जरूरत नहीं कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है इसलिए हम श्री अरविंद को उस दृष्टिकोण से देखें। हम अपने इंडिपेंडेंट दृष्टिकोण से देख सकते हैं, क्योंकि श्री अरविंद के पास हम जितना सहजता से, क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं, तो जो हमारे अंदर फेथ या जो चीज है, हम जितना उसके पास जा सकते हैं, दूसरा कैसे जा सकता है? तो इस चीज को हम अब कैसे आगे बढ़ाएं, इस बारे में अब बोलिए। भैया, जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज डिवाइन ने क्रिएट की हैं, और अगर हम कहते हैं कि हम अभी फिजिकल में जो स्पिरिट आई है उसकी चेतना एकदम नहीं आ पाई है, तो इस लेवल पे तो ये स्थितियां आएंगी ही, क्योंकि हम तो फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब पीछे देखे तो जब स्पिरिट अपने जैसे ये जो युग आए हैं, तो उस टाइम तो भक्ति और ये सारी चीजें कितनी स्प्लेंडेड थी, बहुत भव्यता थी इसमें। तो इसको कैसे करेंगे कि क्रिएशन जो हुआ है तो उसमें ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन से डिवाइन की ओर बढ़ेगा, तो ये सब चीजें तो आएंगी, इतनी डिफिकल्टीज तो आएंगी ही। और फिर माइंड तो खुद के अपने खुद ही इतने भयंकर फॉर्मेशन बनाते हैं और इतनी इल्यूजन्स देते, तो हम उससे कैसे निकल पाएंगे अगर हम चेतना को जानने के लिए कर रहे हैं ये सारी नहीं, चीजें। पर प्रश्न अभी ये नहीं है। ये बातें तो ठीक हैं कि उसके अंदर जाएंगे तो समस्या आएगी ही। हम खुद भी कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर मेहनत तो लगती ही लगती है। मूलभूत प्रश्न अभी ये है, माँ ये कह रही है कि जब परमात्मा अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है। इसको कैसे समझें? और इसको वो चेतना कह रहे हैं। जैसे ही उनसे पूछा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, तो माँ ये कह रही है कि जब परमात्मा अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है। हम अभी प्योरली खाली एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, चेतना क्या है, और उसकी जो जटिलता है वो मैं बार बार बता रहा हूं, उसके ऊपर अपन फोकस्ड रहें। अपनी चर्चा खाली एक ही चीज के ऊपर है, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपने आप ही और भी विविध आएंगे, खाली ये एक ही चीज थोड़ी कोई माँ बार बार कहेगी। पर हमको चाहिए कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे या जो भी सब्जेक्ट आगे आएगा, यही बोल के हमने ये क्लास शुरू करी थी। देखिए आप, माइंड किस तरीके से इधर उधर भाग रहा है। हमको स्ट्रिक्टली एक ही पॉइंट के ऊपर रुकना है, उसी के ऊपर अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र करना है। और इस विषय में क्या प्रश्न आते हैं या क्या चीज आती है,
क्योंकि कोई ये ऐसी चीज से संबंधित नहीं है जो हमसे अलग है। ये कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो हम कोई ऐसी मार्स या अलग जगत की बात कर रहे हैं जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है या संपर्क नहीं है। हम वैसी ही चीज समझना चाह रहे हैं जो डायरेक्टली हमसे संपर्क में है, जो हमारे जीवन पे असर डालती है, हम सारे दिन जिसके अंदर हैं, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं। बस मेन चीज है कि हम उसके विषय में वैसे सचेतन नहीं है, न उनकी कड़ियां हम जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि चेतना क्या है, तो मां तुरंत क्या कहती है कि जब परमात्मा अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है। तो इससे क्या समझ में आया, ये चेतना की क्या परिभाषा हुई? मुझे जैसे ऐसे लगता है जो श्री अरविंद ने क्रम विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि जो जो सुपर कॉन्शियंट है वो इनकॉन्शियंट के अंदर आ गया। तो जब इनकॉन्शियंट के अंदर आया तो फिर अब वहां से वो आगे बढ़ रहा है। फिर वो वनस्पति जगत में आया, चेतना थोड़ा सा चेतना बढ़ा आगे, फिर वो आकर करके मानसिक जगत में आ गया, पशु जगत में आया, फिर पशु जगत से हम ये मनुष्य के चेतना जगत का में आए। विकास है, ये तो चेतना का विकास है, वो तो निश्चित है। इसी से तो हम देख पाते हैं, इसी उदाहरण से हम बार बार ये देख पाते हैं कि परमात्मा अपने आप को किस रूप से देख रहा होगा, उसमें निश्चित रूप से एक विकास तो है भी। वास्तव में परमात्मा की चेतना में विकास है या नहीं है वो हम नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा को कोई ऐसी, उसके क्या आफत आ रही है कि वो आनंद नहीं ले सकता एक कीड़ा बन के भी, या उसको ऐसी कोई क्या आफत आ रही है, उसको क्या जल्दबाजी पड़ी है उसको कि पत्थर बन के भी उसको जल्दी थोड़ी है कोई। अगर कोई चट्टान पड़ी है और 50 अरब बरस से पड़ी है या 5 खरब बरस से पड़ी है या 5 लाख वर्ष से पड़ी है, तो चट्टान के जल्दी थोड़ी होती है कि मेरे को ये करना है या ये नहीं करना है। परमात्मा के तो कोई जल्दी नहीं होती चट्टान बन के कि मेरे को ये फॉर्म लेना है या नहीं लेना है। तो ये बातें तो आप क्रम विकास की कर रहे हो कि चेतना का क्रम विकास हो रहा है, ये तो निश्चित बात है, पर तो नंद किशोर जी, ये क्रम विकास की हम बात नहीं कर रहे। क्रम विकास में तो चेतना है ही है। हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो चेतना है वो क्रमिक रूप से विकसित हो रही है, पर चेतना क्या है, हम हमारा प्रश्न ये है। आप इस पे आइए। जैसा कि हम ये समझते हैं कि अभी मानसिक रूप से आकर के हम ये समझ रहे हैं कि ये मन ही चेतना है, लेकिन ये वास्तव में तो अभी अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें तो वही लगता है फिर उसी चीज पर कि जो इन सब चीजों के बीच में जो हमारी अपनी वास्तविक चेतना है, तो वो तो हमारी नहीं, जो हम किसको बोले, हम मनुष्य के अंदर। जिसको हम बोलते हैं हमारी फीलिंग है, हमारा नहीं नहीं, पर वो नहीं है ना। देखिए, वो सारे उपकरण तो सभी के साथ हैं, पर जिस तरीके से माँ ये कह रही कि चेतना के अंदर अंतर है, इसलिए जगत उस तरीके का, हम जिसको कहते हैं वो हम कौन, हम मतलब आप अकेले। सब लोग तो एक तरीके से नहीं देखते, सबके लिए तो जगत जो है वो एक तरीके से ऑब्वियस नहीं होता। तो इस तरीके से हम जो कहें, हम मानसिक रूप से जगत को देखते हैं, पर कितने लोग हैं जो जिसके मानसिक जिसको कह सकते हो। आपके जीवन में वास्तव में हम ये कहें कि जो इस रूप में देखते हो, मानसिक रूप से हम देख ही कहाँ रहे हैं जगत को। हम तो सच्चे जिसको मानसिक बोले उस दृष्टिकोण से तो देख ही नहीं रहे। हाँ ठीक है, एक सिद्धांततः एक मनुष्य है, मानव है, इसलिए मन के तरीके से आप देखते हैं, इतना जरूर कह सकते हैं। पर मानसिक रूप से आप स्थितियों को, देश कैसे चल रहा है वो देख पाते हैं, या आप सारे जगत के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, या श्री अरविंद ने जितने गंभीर विचारों को दिया है
हमारा प्रवेश तो नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए हम जो ये हम शब्द है, पहले तो हम मतलब, क्योंकि सारों को तो एक जैसा नजर नहीं आ रहा, तो इस बारे में और अपने को गहराई पे जाना चाहिए। हाँ जी नंद किशोर जी, और बोलिए इसमें आगे। हाँ भैया, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये ठीक बात है, पर आप इसमें बहुत अच्छा है कि ये इसमें आगे चलने का और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। अपन इसी तरीके से अपने जो भी इसमें चीजें आए वो आप बोलते रहिए, जिससे कि जितना भी हमने आज तक देखा है वो कम से कम अपने यथास्थान सारी चीजें तो रखने की कोशिश करें हम। नहीं तो ये क्रॉस चेकिंग तो कभी हो ही नहीं पाती, और इसके अंदर कितना लंबा समय अगर निकल जाएगा अगर उसको अपन यथास्थान उसको नहीं रख पाए तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें आप कंटिन्यूअस इसको आगे चलते रहिए कि और कितना हम इसमें आगे जा सकते हैं। जो माँ का हमने पढ़ा उसमें आगे चलिए। वो कह रहे हैं व्हाट इज कॉन्शियसनेस, तो वो कह रही है व्हेन द लॉर्ड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, जब परमात्मा अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं तो जगत का निर्माण होता है। इसमें आप आगे और बोलिए। अब जैसे अब हम अभी मानसिक चेतना में अभी हैं, मनुष्य हैं, मन है, तो अब हम ये नहीं जानते कि हमारे मन के ऊपर भी बहुत से चेतना के स्तर हैं, या हमारे नीचे भी बहुत से चेतना के स्तर हैं। तो हम ये मानसिक मन के रूप में, मानसिक रूप में हम ये नहीं समझ पाते, उनके साथ हमारा कोई अभी संपर्क ही नहीं है कि हमारे मन के ऊपर भी चेतना की कितनी लेयर हैं, कड़ियां हैं, और हमारे हमारे भीतर भी, हमारे अंदर भी कितनी वो चेतना के स्तर हैं। तो ये सब चीजें अगर हमको समझना है तो फिर वही है कि हम अपने मन को, जो मन हमारा शांत होता है, नीरव बनता है, तो हमें कुछ कुछ इन चीजों का आभास होना शुरू होता है, ऊपर की चीजों का भी और नीचे की चीजों का भी। जैसे एकदम जैसे कोई पानी में ऐसे सब घुला मिला है, वो निथर सा गया, तो हम इन चीजों को कुछ कुछ देखने लगते हैं, कुछ कुछ सचेतन होने लगते हैं कि हमारे ऊपर भी कुछ चीज है और हमारे नीचे भी कुछ चीज है। तो इस तरीके से चीजों को हम देखना शुरू भर करते हैं। ये इतना तो होता है, इतना हम अपने अनुभव से कुछ कुछ जानना शुरू करते हैं। नहीं तो हम अधिकांश लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि हमारे ऊपर भी चेतना की कितनी स्तर है, या हमारे अंदर भी कितनी है, अवचेतन है, निश्चेतन है, कितनी परतें हैं। ये सब कुछ नहीं पता चलता है, या हमारे अंदर ये सब कितनी सब चीजें हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, बाहर से, भीतर से, ऊपर से, नीचे से। एक तरह से हम एक खिलौना मात्र अपने को नहीं, ये एक ठीक तरीके से बात है, आप नंद किशोर जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक बात है, पर ये कैसे पता चला कि चेतना के स्तर हैं? इनकॉन्शियंट भी अपने लिए तो नाम है, हम में से कोई वहां तक गया नहीं, और सुपर कॉन्शियंट भी जो है हमारे लिए एक नाम है। हम कैसे, हम ये जो बात जितनी भी कर रहे हैं कि अलग अलग स्तर हैं, तो वास्तव में पहली बात तो हमने उन सभी स्तरों का माइंड के थ्रू हमने अनुभव करने की कोशिश करी है। इसीलिए आज तक की जो आध्यात्मिकता है, जब श्री अरविंद ने पहले पहल ये कहा कि हम यहाँ सुप्रामेंटल लाने के लिए आए हैं, अतिमानस को लाने के लिए आए हैं, तो बहुत सारे ऋषि मुनि क्या, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के जो लोग थे, उन लोगों ने उनका विरोध किया या अपना जो मत है वो रखा, उनका खंडन किया कि हम तो अपने पुराणों से और से सबके अंदर परमात्मा का वर्णन सच्चिदानंद रूपाय,
भगवान का हम वर्णन पढ़ते हैं कि सच्चिदानंद, भजन है और है, सच्चिदानंद शब्द से तो हम जानते हैं कि भाई हाँ एक कोई चीज है। तो उन्होंने कहा सच्चिदानंद तो उससे ऊपर का स्तर है। श्री अरविंद ने खुद ने कहा कि अतिमानस तो आध्यात्मिक जगतों के अंदर प्रवेश है, सच्चिदानंद तो उससे बहुत ऊपर है। तो उन लोगों ने यह आपत्ति जताई कि जो सच्चिदानंद का हम अनुभव पहले से ही भारतीय संस्कृति में कर चुके हैं, तो आप ऐसा क्या नया आयाम हमको दे रहे हैं? आप तो उससे नीचे के स्तर की बात कर रहे हैं। आप अतिमानस की बात करके पृथ्वी के ऊपर अतिमानसिक अवतरण, क्योंकि ये तो जो भी इस ग्रुप में बैठा है उसने ये नाम तो जरूर सुना है कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन। और अपन इसीलिए 29 फरवरी जो है वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम कहते हैं कि वो अवतरण जो है प्लेग्राउंड के अंदर, और पहली बार वो चेतना जो पार्थिव चेतना है उसके संपर्क में आई थी और उसका अवतरण हुआ था। इसलिए 4 साल में एक बार हम उस दिन को दर्शन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अतिमानसिक जो चेतना है वो आपकी सच्चिदानंद की चेतना से नीचे है। तो श्री अरविंद ने ये कहा कि आज तक सच्चिदानंद को भी अनुभव किया गया है, वो उसके अपने जगत के अंदर अनुभव नहीं किया गया है। ये आप हमेशा ही समझ के रखिए, क्योंकि श्री अरविंद की पद्धति के अंदर ये कई चीजें ऐसी हैं हमको ये समझनी होंगी। तो सच्चिदानंद का अनुभव आपने निचले स्तर के ऊपर किया है, हुआ सच्चिदानंद का ही अनुभव है। मान लीजिए कि आज आइंस्टाइन आके पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाता है और वो ही ग्रेजुएशन के लेवल के बच्चे को पढ़ाता है, तो क्या वो सेम ही बातें पढ़ा पाएगा? अगर वो बच्चा कहता है कि मेरे को आइंस्टाइन ने ही पढ़ाया है और वो ग्रेजुएशन वाला भी कहता है मेरे को आइंस्टाइन ने ही पढ़ाया है, तो पहली क्लास के बच्चे को आप कितना इंग्लिश पढ़ा दोगे या क्या पढ़ाओगे? उसकी कैपेबिलिटी कितनी है? तो आपकी चेतना के अंदर अभी भी सारे स्तर ऑपरेटिव तो हैं, पर कितना है? अपने जगत के अंदर तो नहीं है ना। आप अभी ध्यानस्थ अवस्था में अगर किन्हीं लोकों में प्रवेश करते भी हैं, पर उन लोकों का आपके भौतिक स्तर तक तो प्रवेश नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि धरती के ऊपर आज तक श्री कृष्ण है, जो अतीत अधिमनस जो ओवर माइंड है, वो चेतना आने के बाद भी जो आपका भौतिक तत्व है, मृत्यु है, अज्ञान है, जड़ता है, अंधकार है, वो तो वैसा का वैसा बना हुआ है। इसलिए अतिमानस अपने आप के अंदर जब यहां अभिव्यक्त होगा, तभी मनुष्य जाति या जो पृथ्वी की जो समस्याएं हैं उनका सच्चा निराकरण होगा। मैं ये आपसे पूछता हूं कि आप जिन स्तरों की बात कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि ऐसे स्तर हैं, हम कैसे ये बात करते हैं कि सुपर कॉन्शियंट है, अधिमनस है, अतिमनस है, या फिर आपके वाइटल के इतने सारे जगत हैं, आप और हम तो उसके संपर्क में नहीं आए। मतलब हम ये जितने भी लोकों की या बात कर रहे चेतना के अलग अलग स्तरों की, क्या प्रामाणिकता है कि ऐसे स्तर हैं? हम कैसे जाने कि चेतना के ऐसे ऐसे स्तर हैं? क्योंकि हम अभी बात तो कर रहे हैं, हमने कहीं से सुनी है ये। हम कितने के बारे में कॉन्शियस हैं? हम तो वास्तव में कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि अभी हमने उनके नाम सुन रखे हैं। अभी हम शांति से बैठे हैं, हमको कोई जिसको हम अच्छी फीलिंग कहते हैं उसको भी हम, जैसे चेतना शब्द को हमने और गहराई में जाना शुरू किया तो हम ये देखते हैं हम तो कुछ भी नहीं जानते। वैसे ही जब हम, जैसे हम कहें प्रेरणा हुई माँ की, तो किस रूप में आती है वो प्रेरणा? या मेरे को एस्पिरेशन हुई, तो अभीप्सा का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब होता है अभीप्सा का? एक एक शब्द के अंदर पूरा का पूरा जगत है, सारी चीजें हैं उसके अंदर। अभी मूल प्रश्न ये है कि जब हम ये कहते हैं कि चेतना के अलग अलग स्तर, आप पहले तो कैसे जानते हैं कि वो स्तर हैं? आपको क्या पता कि ये स्तर है? सुपर कॉन्शियंट जो परमात्मा का स्तर है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, हम कैसे बात करें उसकी? और हम कैसे कह सकते हैं कि वो है या नहीं है? आप और हम प्रामाणिक रूप से ये कैसे कहें कि ऐसी कोई चीज विद्यमान है? नहीं तो अगर इसका हम अगर जवाब नहीं दे सकते, तब तो जो मेटीरियलिस्ट है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो कहता है आपने तो ऐसी कहानियां गढ़ रखी है जैसे हैरी पॉटर के अंदर गढ़ रखी है, आपने भी वैसी अच्छी अच्छी गढ़ ली।
तो जैसे उसका जीवन पे कोई प्रभाव नहीं है तो आप भी बातें कर रहे हो, अच्छा है, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सच्चाई तो दूसरी है। फिर बाद में वो तुरंत आपके बात का खंडन इस तरीके से कर देता है, और आपको क्योंकि चूंकि इसका पूरा अनुभव है नहीं, इसलिए हमको उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए आध्यात्मिकता की इतनी बातें करने के बाद भी भौतिक विज्ञान के सामने और विज्ञान के सामने, जो कि आपका स्पिरिचुअल साइंस है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, उसका एक छोटा सा बच्चा है वो, पर हमको उसका ज्ञान नहीं होने का कारण देखिए, जो भौतिक विज्ञान है वो भी हमारे सिर पे कितना बोलता है चढ़ के। आप कितनी भी बातें करें तो भी विज्ञान का व्यक्ति है वो कह देगा कि खाना नहीं मिलेगा अगर विज्ञान हटा लिया जाए तुम्हारे से, और आध्यात्मिकता आपकी यूं भूखी डोलेगी, आप 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। आप अंधेरे में बैठे रहेंगे, पुस्तक नहीं पढ़ सकेंगे। विज्ञान शब्द को भौतिक विज्ञान ने आपको जो आधार प्रदान किया है, तो इसका हम कैसे उसको सही स्थान पे रखें कि उसको हम सही जवाब दे सकें। नहीं तो हमारे पास जवाब ही नहीं है इस चीज का कि भौतिक विज्ञान ने हमको जो दे रखा है, आध्यात्मिक जो विज्ञान, क्योंकि हम जितनी भी ये बातें कर रहे हैं वो तो आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। फिर तो आध्यात्मिक विज्ञान तो तब लागू होता है जब हम सुख से चेयर के ऊपर बैठे हैं, कमरा हमारा थोड़ा अच्छा है। नहीं तो अगर मेरे को तकलीफ है तो तुरंत मैं साइंस की शरण में चला जाता हूं। वो मेरे को कपड़े भी देता है, वो मेरे को बातचीत करने के लिए मोबाइल भी देता है, बिजली भी देता है, जो मेरी बेसिक सुविधाएं हैं, उसके लिए तो मैं विज्ञान की तरफ मुड़ता हूं। तो इसलिए आप कैसे जानते हैं कि ये स्तर हैं चेतना के, ये स्तर हैं, आप कैसे जानते हैं? नंद किशोर जी। हाँ भैया। हाँ, आप कैसे और कितना किस स्तर पर जानते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, पर जैसे हम पूछें कि भाई हवा को हम कैसे जानते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हवा हमको महसूस होता है, हमारे बदन को छूता है, उसमें हम हाँ, पर श्वास ठीक ले हो, ठीक ठीक बात है, हवा को जानते ये सही बात है आपकी। भाई हवा को हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमने महसूस करी, तो उसको महसूस करने वाला एक अंग है आपके पास, एक सेंस ऑर्गन है, मतलब आपके पास इंद्रियां हैं, जो कि स्थूल नहीं, जो थोड़ी सूक्ष्म चीजें हैं उनके लिए इंद्रियां हैं, पर जो ये अलग अलग स्तर हैं इनके लिए क्या है? आपने हवा को, कि आप कैसे बताएं सुगंध है, कि हवा के अंदर सुगंध है, आप दिखा तो नहीं सकते, पर हाँ सुगंध है क्योंकि आपके नाक ने महसूस करवाया। वैसे ही आपको जब भूख लगी, आप उसको कहते हो कि जी मेरे को भूख लग रही है, वो कहता आपको कैसे पता? कहते मेरे को फीलिंग उठी भी भूख की। तो साइंस तो कहते कि मैं तो नहीं मानता तेरी फीलिंग को। साइंस जो है आपको अगर कहते मैं तो नहीं मानता, पर ये तो आप साइंस को मानना पड़ेगा कि इसको भूख लग रही है, उसका सेंसेशन आपको हुआ, उसकी अनुभूति आपको हुई कि मेरे को भूख लग रही है, खाना खाना है। जब आप खाना खाते हो तो आप फुल महसूस करते हो, तृप्त महसूस करते हो, तब आप कहते हो हाँ अब मेरे को इससे ज्यादा नहीं खाना। ये क्रिया तो आप रोज कर रहे हो, तो आपको फिजिकली तो आपके बाहर कोई बल्ब थोड़ी जल जाता है कि एक येलो बल्ब जला तब तो इसका अर्थ ये है कि आपको भूख लग रही है, दूसरा बल्ब जला तो इसका मतलब आपको जो भूख शांत हो गई है। तो आपके फीलिंग तो उठती है ना, तो आपके उससे संबंधित इंद्रियां हैं, आपके उससे संबंधित सेंसेशन हैं, जो आपको ये बताते हैं कि मेरे को भूख लग रही है। हवा है, उसको हम कैसे डिफाइन करें? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया उसका, कि हम महसूस करते हैं, हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा है, वो हमको सर्द गर्म है, जो हवा है और उसकी तेजी है कि हवा कितनी तेज है, ये सारे अनुभूतियां देती है ना। पर सुपर कॉन्शियंट वगैरह कैसे पता चले हमारा प्रवेश है? क्या आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि ये तो ओवर माइंड है, ये इंट्यूशन का प्लेन है, ये हायर माइंड है, या ये सुप्रामेंटल है, ये जो आनंद लोक है उसका है?
हम कैसे इनकी बात करें, हम मन के स्तर के विषय में भी पूरे तरीके से आप और मैं बात करें तो मन की जितनी निधियां हैं, एक जो पोएट है वो कितनी कविताएं लिख देता है, और वो अगर वो करोड़ों कविताएं भी लिख दे तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सारी कविताएं मिलके भी उस कवि को डिफाइन कर सकती है। तो वैसे ये सारे स्तर मिलके भी परमात्मा को डिफाइन नहीं कर सकते। हम किसी भी स्तर से उसको सुपर कॉन्शियंट भी बोल देंगे तो हम तो अपने मन की चेतना में ही तो सुपर कॉन्शियंट बोल रहे हैं। हम उसको इनकॉन्शियंट बोल देते हैं तो भी हमारे माइंड की चेतना से हमको तो ये पता नहीं कि सुपर कॉन्शियंट या इनकॉन्शियंट या कोई सा भी चीज अपने स्तर पे कैसी होती होगी। जड़ भौतिक तत्व अपने स्तर पे कैसा होता होगा हम नहीं जानते, प्राण तत्व कैसा होता होगा हम नहीं जानते, मन तत्व कैसा होता होगा हम नहीं जानते, इनकी चेतना कैसी होती होगी हम नहीं जानते। हम कैसे बात कर रहे हैं इस विषय में कि अलग अलग स्तर हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर हैं, हमको कैसे पता, हम कैसे जाने कि अलग अलग स्तर हैं? नंद किशोर जी। हाँ भैया, ये जैसे उतना तो नहीं पता है, जिनको जो बहुत उच्च स्तर के होंगे उनको ये सब बातें पता होगा कि ये स्तर कैसे है, कैसे करें। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हमारी अभिप्सा का एक प्रत्युत्तर उच्चतर सदवस्तु देती है। अब वो उच्चतर सदवस्तु कहाँ से आती है, चेतना के किस लेयर से आती है, ये हमें नहीं पता है। पर इतना पता है कि हमारी अभिप्सा का प्रत्युत्तर एक उच्चतर सदवस्तु हमें देती है, और जब वो देती है तब वो लगता है कि आहा, ये जीवन है, ये सचमुच में जीवन है, ये सचमुच में चेतना है, इसी चेतना में हमें जीना चाहिए। हम तो बस इतना ही जानते हैं, हाँ, पर ये इससे तो आगे उत्तर बढ़ती है नंद किशोर जी। ये तो आप जो पहले आपकी जो अभिप्सा थी हमेशा उसका भी तो विकास होना चाहिए ना। आपकी आज से कुछ वर्षों पूर्व या आपने इस जीवन के अंदर जब पांव रखा था, जब आप थोड़ा बहुत सचेतन हुए थे, तब आप जो अभिप्सा लेके चले थे उसके अंदर भी तो विकास रहा होगा। तो हम तुरंत ही एक स्तरों की जो है रचना तो खुद अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। आप उसी स्तर की एस्पिरेशन थोड़ी उठती होगी आज। आज जो विचार है आपका, निश्चित रूप से उसके अंदर विकास हुआ होगा। जो अभीप्सा आपके पहले थी, उस अभीप्सा ने धीरे धीरे आपके जीवन को उतना गढ़ा भी होगा। तो अब आपका जीवन एक उतने लेयर के ऊपर आया है और उससे आगे की अभीप्सा कर रहा है। मान लीजिए कोई एक फील्ड है, आपने उसका भराव किया, 2 इंच आपने उसके अंदर मिट्टी डाली। अब उतने के ऊपर जब आप आते हैं तो 2 इंच आपका धरातल ऊपर उठ गया। अब उसके अंदर आप और उसका भराव करते हैं तो और आपका धरातल उठ जाता है। तो वैसे ही आप अगर साधना कर रहे हैं तो जिस धरातल के ऊपर आपने आरंभ किया था, आज उस धरातल के ऊपर आप नहीं होने चाहिए। तो आपकी अभीप्सा भी जो पहले थी वो आज नहीं है, वो और गहरी होनी चाहिए और बहुत सुस्पष्ट होनी चाहिए, उसमें और नए नए आयाम जुड़ जाने चाहिए। ये तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही बात है, पर चेतना के स्तर से आ रहा है ये वाली बात नहीं है। वो तो आपकी अंतरात्मा दे देगी और वो तो अनंत है। तो पर वो तो एक लेयर हो गई ना भाई। हम तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में कि चेतना क्या है, हम इसको किस तरीके से परिभाषित करें, उसकी क्रिया क्या है, वो एक अलग बात है। फिर तो मैंने कहा ना कि ये तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए कि आपकी एस्पिरेशन क्या क्या करती है। तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन है ही, और उसी कारण तो हम इतनी बातें कर रहे हैं। अभी तो आज का तो देखिए समय हो गया इसके अंदर। अभी कोई तुरंत में प्रश्न है पहले तो वो लेते हैं। पर वास्तव में ये हमने जितना गहराई से देखा है तो इसकी जटिलता और बढ़ती जा रही है, और हम और इसके ये समझ रहे हैं कि जिस शब्द को हम इतने दिन से प्रयोग में लेते आ रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं वास्तव में वो क्या है। ये तो आप सारे लोग इसमें थोड़ी पेचीदगी तो महसूस कर ही रहे होंगे। अब इसमें कोई प्रश्न है वो ले लेते हैं, और अगली बार फिर जो है और इसको गहराई से फिर अपनी बात इस पे शुरू करेंगे। क्योंकि पिछली बार ये था कि चेतना ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो सकती। आज मैंने उसके ऊपर आग्रह इसलिए नहीं किया कि रोज एक ही चीज के ऊपर हम नहीं रह सकते।
ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इसके पॉइंट्स बनाएं और आप लोग लिखना शुरू कीजिए इस बारे में। आप अगर वास्तव में चाहते हैं जीवन में मूलभूत परिवर्तन लेके आना, जो कि वास्तव में आप चाहते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर काम कीजिए। और जब एकदम फ्रेश हो ये, तो और सब कामों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आपके जीवन के विषय में वो राज आपके सामने खुल जाएंगे और आप जीवन को और गहराई से और विशालता से देख पाएंगे। तो आप इसको कागज के ऊपर लिखना शुरू कीजिए, एक डायरी डाल के। अभी तो इस विषय में विनीता कोई प्रश्न है? क्योंकि अगली बार हम इस बारे में और प्रश्न क्या, इसके विषय में और चर्चा आगे करेंगे। हाँ भैया, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक चीज बोलनी थी कि भैया जब भी लिखने के लिए कुछ करते हैं तो समझ में नहीं आता लिखे क्या। और लिखने का मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं लिखूं, नोट्स बनाऊं, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। एक पेज ही भरता है, फिर उसमें भी इतनी सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। वो लगता है वो जब तक क्लियर नहीं होंगी तो आगे कैसे लिख पाएंगे। तो वो लिखना वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, तो उसको किस हाँ, तरीके। ये मैं समझ पा रहा हूं आप जो कह रहे हैं। उस ब्लॉकेज को तोड़ना ही पहला अपना उद्देश्य है इसका। देखिए, इसके अंदर आप लोग क्या क्या डिफिकल्टीज महसूस करेंगे, मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूं इसको। क्योंकि ये जो क्लास ले रहा हूं मेरा, क्योंकि फील्ड भी यही है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। क्योंकि इतने सालों से मैं कंटिन्यूस लिखने का भी काम कर रहा हूं, तो आप जो कह रहे हैं उस चीज को मैं समझ पा रहा हूं। इसीलिए मैं उस पर इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस ब्लॉकेज के आगे आपका बहुत खुला रास्ता है। आपको नए समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें जितना अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कोई चीज अपने आप को कंसंट्रेट करने का प्रयास करेगी। आप जब लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जीज इकट्ठी करनी पड़ती है, क्योंकि हर कुछ उल जलूल तो आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे नाइट डायरी लिखने की आदत होती है और बरसों तक लोग लिखते हैं, बहुत अच्छी आदत है। आपका जीवन जो है कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो रोज एक सब्जेक्ट अपन ने लिया, तो अपन तो वीकली सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इवन विचार के लिए अपने मानसिकता को, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को, और उसके माध्यम से और जो अंदर की चीज, क्यों अदरवाइज तो वाइटल जो है इतनी आंधियां चलाती है, वो मैकेनिकल आपको इतने घुमाती रहती है सारे दिन की विचार के लिए स्थान ही नहीं छोड़ती। और कोई गहरा थॉट हमको जीवन में नजर भी नहीं आता। जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, उनका तो कोई सरोकार ही नहीं है ऐसे विचारों से। इसलिए रोज आप रात को जैसे डायरी अपनी है उसकी आदत डाल सकते हो। अच्छा, एक दूसरी चीज मैं भूल जाऊंगा कहना, आप अपना पोस्टल एड्रेस मेरे को भेज दो। इसकी जो प्रिंटेड कॉपी है वो मैं आपको अगर संभव हो तो एक एक आपके एड्रेस पे भेज दूं, तो आप कम से कम, क्योंकि इसमें वीडियो अगर आपका ऑन रहेगा तो मेरे लिए और अच्छा होगा आपको कम्युनिकेट करना, क्योंकि जो चीजें चल रही है वो तो बहुत मुश्किल चीजें हैं। तो इसको इस रूप में लोगों ने डिस्कोर्स दिए हैं, बहुत किया है, पर इंटरेक्शन एक दूसरे से जो क्वेश्चन आंसर जिस तरीके से अपन एक लाइवली तरीके से ये कर रहे हैं, वो तो एक असंभव सी चीज है। ऐसा तो बहुत ही मुश्किल ही हो पाता है। तो अब आप इसका 100% लाभ उठा सकते हो। तो इसमें आप मेरे को एड्रेस भेज दीजिए, तो मैं आपको ये किताबें भेज दूंगा, जिससे कि आप अपने वीडियो जो भी हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो आराम से आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उससे आपको और मेरे को कंसंट्रेट करने के अंदर और काफी सहूलियत रहेगी। तो लिखने की प्रक्रिया है, नोट्स बनाने की, इसीलिए मैं बार बार इसके ऊपर काफी इंसिस्ट कर रहा हूं कि इससे विचार आपका बहुत क्लियर होता है, प्रखर होता है। और उस बारे में आप जो भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी, उससे संबंधित कुछ भी मन में आता है, आप गलत जा ही नहीं सकते। क्योंकि आप जो भी लिखोगे वो कहीं न कुछ आपके ही बीइंग है, आपकी साइकोलॉजी है, उसको टच करेगा। तो अच्छा है ना, उस बारे में कोई चीज चर्चा करने को मिलेगी। तो इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो इसमें नंद किशोर जी आपकी तो पहले है, और अपराजिता है, विनीता तो ऑलरेडी यहाँ थी तो ये काम करती थी, तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल होनी चाहिए वो इस काम के अंदर। हालांकि बीच में थोड़ा सा गैप गया है, पर रिज्यूम करना आराम रहेगा उसको। और नंद भैया वो किशोर जी हमें की। हाँ बेटा।
वो जब भी लिखते हैं तो कुछ चीज आती है, फिर नेट में जो भी माता जी श्री जी की राइटिंग्स है, जो भी कुछ रहता है तो ढूंढते हैं। लेकिन वो हमेशा वो, मुझे तो ये लगा, मैंने काफी कुछ समय पहले लिखना, जब स्टार्टिंग में 2-3 क्लास भी थी, लिखा था, तो हमेशा यही रहता है कि मैं बिल्कुल इनसिंसियर हूँ, वो उसमें सिंसियरिटी आ ही नहीं पाती कभी भी। तो वो लगता है कि मैं आधा अधूरा कचरा टाइप का कोई भी होमवर्क आपको क्यों सेंड करूँ, तो वहीं पे वो चीज अटक जाती है शायद। नहीं, ये तो एक बात है, पर इससे ज्यादा प्रैक्टिकल के अंदर मैंने एक चीज देखी है। जैसे आदमी कहता मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, दूसरे दिन 4:15 बजे नींद खुलती है, वो कह रहे ओहो, अंदर से थोड़ा सा ऐसे लगता है धोखा हो गया। पर प्रैक्टिकल तरीका क्या है, फिर आप तुरंत तैयार होके अगर 10 मिनट आप कर सकते हो, शुरू कर दो आप कैसे भी। दूसरे दिन आप और 1 मिनट उस पर करो। नए करने की बजाय जितना आप कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। क्योंकि दूसरी पावर्स ऐसी हैं जो आपको ये करने नहीं देना चाह रही, और अपन इस ओर वास्तव में निर्णायक रूप से तब बढ़ सकेंगे। तुम कुछ भी लिखो, मोटे मोटे पॉइंट्स लिखो कि, और इसमें तुमको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि उसमें एक पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा को, तो तुमको बार बार बाहर से चीजें पढ़ने की बजाय, चाहे वो किसी की भी हो, पर क्योंकि उसका एक अपने को सही पर्सपेक्टिव नहीं होता, तुम तो इसके लिए बहुत सीधा तरीका है, इस बात को अपने अंदर झांको। इसको अपने आप के साथ, मतलब तुमको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। अच्छा काम यह है कि रात को सब चीजों से मुक्त होके आधा घंटा जो डायरी लिखने का क्रम है वो, या आपको जो भी सुविधाजनक है, पर ये शुरू करो। और अपन इसको आज यहीं छोड़ देते हैं। अगर तुरंत में किसी को कोई बात है तो बोलिए, नहीं तो अगली बार हम फिर इससे शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक तो आपके एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो मेरे को भिजवा दीजिए, जिससे कि मैं आपको किताब भेज देता हूं, तो आपके लिए कंसंट्रेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है।